हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल लाइव तक जीएस। आज हम आपको बीटीएससी यानी कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग बिहार एएनएम ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी का 19वें क्लास का प्रैक्टिस करवाऊंगी। इससे पहले मैं 18 क्लास का प्रैक्टिस करवा चुकी हूं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें। आज 19वें क्लास का प्रैक्टिस होगा और आज का हमारा टॉपिक है भारत की स्वास्थ्य समस्याएं एवं संबंधित योजनाएं। भारत की स्वास्थ्य समस्याएं एवं संबंधित योजनाएं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे प्रश्न नंबर 1 से। देश भर के लगभग कितने प्रतिशत डॉक्टरों ने कार्यस्थल पर हिंसा का सामना किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 75%। भारतीय चिकित्सा संघ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आईएमए द्वारा जारी एक रिपोर्ट में बताया गया है कि देश भर के लगभग 75% डॉक्टरों ने कार्यस्थल पर हिंसा का सामना किया है। अगला प्रश्न है, देश के लगभग कितने प्रतिशत डॉक्टर ने कार्यस्थल पर शारीरिक हिंसा का सामना किया है? शारीरिक हिंसा का कितना प्रतिशत होगा? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, 12%। आईएमए द्वारा आयोजित एक अन्य सर्वेक्षण में यह बात सामने आई है कि 75% डॉक्टरों ने अपशब्दों की और 12% ने शारीरिक हिंसा की शिकायत की है। अगला है, कितने देशों ने चिकित्सा सुरक्षा अधिनियम पारित किया है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, 19 देशों ने। पश्चिम बंगाल सहित देश के कुल 19 राज्यों ने चिकित्सा सुरक्षा अधिनियम पारित किया हुआ है। हालांकि यह अधिनियम व्यवहारिक रूप से डॉक्टरों की रक्षा करने में विफल रहता है, क्योंकि इसे न तो भारतीय दंड संहिता और न ही दंड प्रक्रिया संहिता में शामिल किया गया है। अगला है, भारत में प्रत्येक 13,000 नागरिकों पर कितने डॉक्टर मौजूद हैं? तो आंकड़ों के अनुसार भारत के 1.3 बिलियन लोगों के लिए हमारे पास सिर्फ 10 लाख पंजीकृत डॉक्टर हैं। इस हिसाब से भारत में प्रत्येक 13,000 नागरिकों पर केवल एक डॉक्टर मौजूद हैं। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, एक डॉक्टर होगा। भारत में प्रत्येक 13,000 नागरिकों पर एक डॉक्टर मौजूद है। अगला है, भारतीय चिकित्सा परिषद के अनुसार देश भर में कितने प्रतिशत से अधिक डॉक्टर झोला छाप है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, 50%। भारतीय चिकित्सा परिषद ने माना है कि झोला छाप डॉक्टरों की संस्कृति हमारी स्वास्थ्य प्रणाली के लिए काफ़ी खतरनाक है। परिषद के आंकड़े बताते हैं कि देश भर में 50% से अधिक डॉक्टर झोला छाप है। जहां एक और शहरी क्षेत्रों में योग्य चिकित्सकों की संख्या 58% है, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में यह आंकड़ा 19% से भी कम है। अगला है, वर्तमान स्वास्थ्य नीति 2017 के पूर्व कौन सी स्वास्थ्य नीति आई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, स्वास्थ्य नीति 2002। विदित हो कि पिछली राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2002 में बनाई गई थी। इस प्रकार यह नीति बदलते सामाजिक, आर्थिक, प्रौद्योगिकी और महामारी विज्ञान परिदृश्य में मौजूद और उभरती चुनौतियों में निपटने के लिए 15 साल के अंतराल के बाद अस्तित्व में आई है। तो स्वास्थ्य नीति 2002 जो है यह वर्तमान स्वास्थ्य नीति 2017 के पूर्व आई थी। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत की पहली राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति कब बनाई गई थी? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, 1982 में। भारत की पहली राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति को 1983 में बनाया गया था, जिसका मुख्य लक्ष्य 2000 तक सभी को प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना था। भारत की दूसरी राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2002 में लॉन्च की गई थी। तो इसका उत्तर है, भारत की पहली राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 1982 में बनाई गई थी। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने किस तिथि को भारत की तीसरी राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की घोषणा की थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 15 मार्च 2017 को। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 15 मार्च 2017 को भारत की तीसरी राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की घोषणा की थी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में किन किन आयामों की बात की गई? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश, स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं का प्रबंधन और विभिन्न क्षेत्रीय कार्रवाई के जरिए लोगों की रोकथाम। तो यह तीनों इसका उत्तर होगा, तो इसलिए इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में रोकथाम और स्वास्थ्य संवर्धन पर बल देते हुए रुग्णता देखभाल के बजाय किस पर ध्यान केंद्रित करने की अपेक्षा की गई? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, आरोग्यता। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में रोकथाम और स्वास्थ्य संवर्धन पर बल देते हुए रुग्णता देखभाल के बजाय आरोग्यता पर ध्यान केंद्रित करने की अपेक्षा की गई। हालांकि नीति में जन स्वास्थ्य के प्रणालियों की दिशा बदलने तथा उसे सुदृढ़ करने की मांग की गई। इसमें निजी क्षेत्र में कार्यनीतिक खरीद पर विचार करने और राष्ट्रीय स्वास्थ्य लक्ष्यों की प्राप्ति करने में अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने का भी एक नए सिरे की अपेक्षा की गई है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में जन स्वास्थ्य के व्यय को समयबद्ध ढंग से जीडीपी के कितने प्रतिशत तक बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 2.5%। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में जन स्वास्थ्य व्यय को समयबद्ध ढंग से जीडीपी के 2.5% तक बढ़ाने का प्रस्ताव किया है। नीति में उत्तरोत्तर वृद्धिशील आश्वासन आधारित दृष्टिकोण की वकालत की गई है। इसमें स्वास्थ्य और आरोग्यता केंद्रों के माध्यम से सुनिश्चित व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल हेतु अधिक से अधिक धनराशि प्रदान करने की परिकल्पना की गई है। तो कितना प्रतिशत हो जाएगा? 2.5%। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में प्रति कितने की आबादी के लिए अस्पतालों में एक नहीं बल्कि 2 बिस्तरों की उपलब्धता सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, 1000 की आबादी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में प्रति 1000 की आबादी के लिए अस्पतालों में एक नहीं बल्कि 2 बिस्तरों की उपलब्धता सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि आपात स्थिति में जरूरत पड़ने पर इसका लाभ उठाया जा सके। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में आयुष प्रणाली के अंतर्गत किस प्रकार के एकीकरण की परिकल्पना की गई है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, त्रिआयामी एकीकरण। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में आयुष प्रणाली के त्रिआयामी एकीकरण की परिकल्पना की गई है, जिसमें क्रॉस रेफरल, सह स्थल और औषधियों की एकीकृत पद्धतियां शामिल है। अगला प्रश्न है, आयुष्मान भारत के तहत कितने लाख स्वास्थ्य केंद्र की बात की गई है? कितने लाख स्वास्थ्य केंद्र की बात की गई है आयुष्मान भारत के तहत? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1.5 लाख। ये 1.5 लाख केंद्र स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को लोगों के घरों के नज़दीक ले जाने का काम करेंगे। अगला है, आयुष्मान भारत योजना के तहत जीवन शैली से जुड़ी अन्य किस बीमारी का इलाज किया जाएगा? तो इसका उत्तर है उपरोक्त सभी। हाई ब्लड प्रेशर, मानसिक तनाव और डायबिटीज, यह तीनों बीमारी का इलाज किया जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। अगला है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना के तहत दिए गए सत्य कथन को पहचानिए। तो इस योजना के लिए इस वर्ष में 2000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। तो यह सही है। राज्यों के पास इस योजना को लागू करने के लिए ट्रस्ट मॉडल या बीमा कंपनी आधारित मॉडल अपनाने का विकल्प है, लेकिन ट्रस्ट मॉडल को प्राथमिकता दी जाएगी। यह कथन भी हमारा सही हो जाएगा। इन योजनाओं से विशेषकर महिलाओं के लिए रोजगार के लाखों अवसर सृजित होंगे, यह भी सही है। तो यह तीनों कथन सही है, तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर 4 होगा उपरोक्त सभी, इसका कथन सही है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना के तहत दिए गए असत्य कथन को पहचानिए। इसमें बताना है कि कौन सा असत्य कथन है, उसको पहचानना है। तो पहला कथन है हमारा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना के तहत संपूर्ण परिवार का स्वास्थ्य बीमा के अंतर्गत देश के सभी आयु वर्ग के गरीब तथा पिछड़े वर्ग के लोगों को बीमारियों के इलाज के लिए आर्थिक सहायता मिलेगी। तो यह कथन तो हमारा सत्य है। इसमें ढूंढना है असत्य कौन सा है। तो इस योजना के तहत 14 करोड़ से अधिक गरीब और कमजोर परिवारों के 50 करोड़ लोगों को उन्नत इलाज के लिए प्रति वर्ष 6 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवरेज दिया जाना है। तो यही ऑप्शन जो है यह हमारा असत्य है, यह सही नहीं है, यह हमारा असत्य ऑप्शन
है। तीसरा है इसका प्रति व्यक्ति प्रीमियम लगभग 1000 से 1200 रुपये तक का होगा और इसका भार केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकारों को भी उठाना पड़ेगा। यह सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। दूसरा कथन जो है यह हमारा असत्य है। अगला प्रश्न देखेंगे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना के तहत किस स्तर के स्वास्थ्य बीमा की व्यवस्था की गई है? तो इसका उत्तर है प्राथमिक और द्वितीयक दोनों स्तर के स्वास्थ्य बीमा की व्यवस्था की गई है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 उपरोक्त दोनों। राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना के तहत टीबी के रोगियों के पोषक आहार के लिए कितने रुपये प्रति महीने देने का प्रावधान है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 500 रुपये देने का प्रति महीने प्रावधान है। टीबी के रोगियों के पोषक आहार के लिए 500 रुपये प्रति महीने देने का भी प्रावधान है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना के तहत केंद्र राज्य के मध्य किस आधार पर राशि की वितरण किया गया है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 60:40 का अनुपात। सभी केंद्रित योजनाओं की तरह इसमें भी 60-40 का अनुपात होगा। जो राज्य योजनाओं से जुड़ना चाहते हैं उन्हें 40% योगदान देना होगा तथा पूर्वोत्तर राज्य 10% योगदान देंगे। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना की परिकल्पना किस संस्थान ने की थी? तो इसका उत्तर है PMO। नीति आयोग ने इस योजना की परिकल्पना की थी और यूनिवर्सल हेल्थ केयर स्कीम का प्रेजेंटेशन दिया था। चूंकि इसकी लागत बहुत ज़्यादा पड़ रही थी इसलिए प्रारंभ में सभी 25 करोड़ परिवारों की जगह 10 करोड़ परिवारों से शुरुआत की गई ताकि योजना प्रभावी तौर पर लागू हो सके। अगला प्रश्न है आयुष्मान भारत के तहत निम्न कथन की सत्यता पर विचार करें। आयुष्मान भारत के तहत निम्न कथन की सत्यता पर विचार करें। तो पहला कथन है आयुष्मान भारत के तहत पहला कार्यक्रम 1.5 लाख स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों की स्थापना करना है। यह कथन हमारा सही है। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में भारत की स्वास्थ्य प्रणाली की नींव के रूप में स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों की परिकल्पना की गई है। हमारा यह कथन भी सत्य होगा। यह 1.5 लाख केंद्र स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को लोगों के घरों के नज़दीक ले जाने के काम करेंगे। तो यह भी हमारा आयुष्मान भारत के तहत सही कथन है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। हमारा तीनों कथन इसका सही है। तो इसलिए उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। आयुष्मान भारत के अंतर्गत आने वाले राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना के संदर्भ में निम्न कथन की सत्यता पर विचार कीजिए। तो इसका पहला कथन है आयुष्मान भारत के तहत दूसरा कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना है। यह सही है। इस योजना के लिए इस वर्ष 2000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। यह कथन भी हमारा सही है। राज्यों के पास इस योजना को लागू करने के लिए ट्रस्ट मॉडल या बीमा कंपनी आधारित मॉडल अपनाने का विकल्प है, लेकिन ट्रस्ट मॉडल को प्राथमिकता दी जाएगी। तो यह भी हमारा सही है। तो इसका उत्तर भी ऑप्शन नंबर 4 होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि इसमें तीनों कथन हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पोषण मिशन। राष्ट्रीय पोषण मिशन के तहत निम्न कथन में सत्यता पर विचार कीजिए। इसमें भी देखना है कि कौन कौन हमारा सत्य है और कौन असत्य है। तो इसमें मिशन के तहत वृद्धि स्तर को कम करना, यह सत्य है। कुपोषण, एनीमिया तथा कम वजन के नवजातों की संख्या में कमी लाने की परिकल्पना की गई है, यह भी सही है। और तीसरा है मिशन का उद्देश्य 10 करोड़ से अधिक लोगों को लाभ प्रदान करना है, यह कथन भी हमारा सही है। तो इसका उत्तर भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी, क्योंकि तीनों कथन हमारा सही है, पहला, दूसरा और तीसरा। राष्ट्रीय पोषण मिशन के तहत हमारा तीनों कथन सही है। राष्ट्रीय पोषण मिशन ANM के तहत निम्न कथन में सत्यता कथन की पहचान करें। तो इसमें पहला कथन है आपसी मिलन की सुदृढ़ व्यवस्था को लागू करने से रोकना।
आपसी मिलन की सुदृढ़ व्यवस्था को लागू करने से रोकना, यह कथन भी हमारा सही हो जाएगा। और दूसरा है आईसीटी आधारित रियल टाइम निगरानी प्रणाली आंगनवाड़ी कर्मियों को आईटी आधारित उपायों के इस्तेमाल के लिए संवेदी बनाना, यह भी सही है। तीसरा है लक्ष्यों के पूर्ति के लिए राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को संवेदी बनाना, यह भी सही होगा। तो इसका उत्तर भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। हमारा तीनों कथन इसमें सही है। और सबसे हमारा अंतिम प्रश्न है एचआईवी और एड्स निवारण और नियंत्रण अधिनियम 2017 के तहत निम्न कथन की सत्यता पर विचार कीजिए। तो इसमें हमारा पहला कथन है संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्य के तहत 2030 तक इस महामारी को खत्म करना है। तो यह कथन भी हमारा सही है। कोई भी व्यक्ति जो एड्स से पीड़ित हो उसके साथ रोजगार, शैक्षणिक संस्थानों, मकान को किराए पर देने, दूसरी स्वास्थ्य सुविधाओं और बीमा सेवाओं के मुद्दे पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है, यह भी सही है। अधिनियम में इस बात पर विशेष जोर दिया गया है कि पीड़ित व्यक्ति की उसकी जानकारी में एचआईवी संबंधित परीक्षण, उपचार और रोग विषयक अनुसंधान को आगे बढ़ाया जाए, यह कथन भी सही है। तो इसका भी उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी, क्योंकि हमारा तीनों कथन सत्य है, पहला, दूसरा, तीसरा। एचआईवी और एड्स अधिनियम 2017 के तहत हमारा तीनों कथन सत्य हैं। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। तो चलिए वीडियो समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि सभी एएनएम बहनों के पास हमारा वीडियो पहुंच सके और वो लोग हमारे वीडियो का लाभ उठा सके। धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।